सबसे पहले आपको इस घटना से जुड़ी चार बड़ी खबरें बताते हैं, चार बड़ी बातें बताते हैं जो कल हमला हुआ था संसद भवन पर। पहली खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, जिसकी अध्यक्षता सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह करेंगे। दूसरी खबर यह कि विपक्षी दलों ने इस मामले की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग की है और आज इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बहुत हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन में खराब व्यवहार के लिए विपक्षी दलों के कुल 14 सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया और अब इस पर भी बहुत राजनीति हो रही है। तीसरी खबर यह है कि अदालत ने चारों मुख्य आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है और यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर रिमांड का समय बढ़ाया जा सकता है। चौथी बड़ी खबर यह है कि इस घटना का नक्सलियों और माओवादियों से भी कनेक्शन हो सकता है। उत्तर प्रदेश एटीएस को जांच में यह पता चला है कि आरोपी सागर शर्मा उन 5 नक्सलियों के संपर्क में था जो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार हुए थे और इसीलिए इस घटना के पीछे अब नक्सलियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। इसके अलावा सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि पूछताछ में इन आरोपियों ने घटना के पीछे कोई स्पष्ट वजह अभी तक नहीं बताई है। अब देखिए, जब इनसे पूछताछ की गई और आप अगर इनके नारे भी देखेंगे, नारेबाजी के दौरान भी, तो कभी ये बेरोजगारी को इसकी वजह बताते हैं, कभी कहते हैं कि मजदूरों और किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने ये हमला किया, कभी कहते हैं कि मणिपुर में दंगे हो रहे हैं उसका इंसाफ दिलाने के लिए किया, कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह हैं और इस तानाशाही का विरोध करने के लिए हमने ये काम किया। और पूछताछ के बीच में ये लोग जय भीम के नारे भी लगाने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये सभी आरोपी एक स्क्रिप्ट और कुछ नारे रटकर आए हैं, ये पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं और इन्हें यह सिखाकर भेजा गया है कि इन्हें पुलिस के सामने क्या बोलना है, सिर्फ राजनीतिक विचारधारा की बातें करनी है। तो इस तरह के जो आंदोलन जीवी होते हैं ये फिल्मों में भी होते हैं और असल जिंदगी में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और इस तरह के आंदोलन करना अब असल में एक प्रोफेशन बन गया है। इस तरह के आंदोलनों की बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं और अब इस तरह के लोग वहां पर भाड़े पर मिलते हैं और कुछ इसी तरह की चीजें जैसे अभी आपने इस फिल्म के सीन में देखा, इन लोगों से पूछताछ के बाद भी सामने आ रही हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे और ये संसद भवन में क्या करने के लिए घुसे थे। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपी गई है, जिसने सभी आरोपियों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है और ये वो धाराएं होती हैं जो आतंकवादी गतिविधियों और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े गंभीर मामलों में लगाई जाती हैं और इन्हें गैर जमानती अपराध कहा जाता है, यानी आतंकवाद की धाराएं इन पर लगा दी गई हैं। अब तक हुई जांच और पूछताछ में पता चला है कि इस घटना की साजिश पिछले लगभग 1.5-2 साल से चल रही थी और जो 5 मुख्य आरोपी हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भगत सिंह फैन क्लब नाम से एक पेज है जिसे इन सभी आरोपियों ने फॉलो किया हुआ था और शुरुआत में इसी पेज के जरिए इनके बीच इनका आपस में परिचय हुआ और फिर आपस में बातचीत हुई। इसके अलावा लगभग 1.5 साल पहले ये सभी आरोपी कर्नाटक के मैसूर जिले में मिले थे, जहां आरोपी मनोरंजन गौड़ा का घर है और मनोरंजन गौड़ा वही युवक है जिसके पिता के कहने पर मैसूर से बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा ने उसे लोकसभा का विजिटर्स पास दिया था। आरोप है कि 1.5 वर्ष पहले हुई इस मुलाकात में इन सभी आरोपियों ने सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा करने की योजना बनाई और फिर इसी साल जनवरी और फरवरी के महीने में इनके बीच एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में यह तय किया इन्होंने कि ये लोग लोकसभा की सुरक्षा को भेदने की कोशिश करेंगे और इस घटना को संसद पर हमले की बरसी के दिन यानी 13 दिसंबर को अंजाम दिया जाएगा। इस मुलाकात में जब हमले की पूरी योजना बन गई तब मार्च के महीने में मनोरंजन गौड़ा फ्लाइट से मैसूर से दिल्ली आया और उस समय उसने बजट सत्र के दौरान लोकसभा की रैकी भी की। अब आप सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है कि बजट सत्र चल रहा है, बजट की तैयारियां चल रही हैं और एक आतंकवादी किस्म का व्यक्ति उस समय इतनी बड़ी योजना के साथ संसद भवन में मौजूद है, रैकी कर रहा है, सब कुछ देख रहा है और हमले की योजना बना रहा है।
और मैं कल भी ये बात कह रहा था, ये मामला इसलिए बहुत गंभीर है कि अभी तो इन्होंने सिर्फ एक धुएं वाला बम चलाकर छोड़ दिया, लेकिन अगर ये कोई जहरीली गैस लेकर आ जाते, कोई जहरीला केमिकल लेकर आ जाते, उस धुएं में कोई और केमिकल मिला होता तो कुछ भी हो सकता था। और अब आतंकवादियों को भी यह आइडिया आ गया होगा। इसका मतलब यह है कि उस समय भी यह आरोपी विजिटर पास पर लोकसभा की कार्रवाई को देखने आया और इसी दौरान उसे यह पता चला कि जब पब्लिक गैलरी में भेजने के लिए लोगों की चेकिंग होती है, विजिटर्स गैलरी में जाने के लिए जब पुलिस वाले, सुरक्षा के जो लोग हैं वो चेकिंग करते हैं, तो इस दौरान वो जूतों की अच्छी तरह से चेकिंग नहीं करते, जूतों पर ध्यान नहीं देते, जिसके बाद इन आरोपियों ने यह तय किया कि वो अपने जूतों में स्मोक पाउडर के कैनिस्टर को छिपाकर लोकसभा में लेकर जाएंगे। और इन्हें समझ में आ गया कि जूतों की चेकिंग नहीं होती, जो सामान रखना है जूतों में रख लो। अब आप, जो मैं आपको कह रहा था कि उस जूते में ये कुछ भी रखकर ला सकते थे। मार्च में हुई इस रेकी के बाद एक और आरोपी सागर शर्मा भी संसद भवन आया, लेकिन उस समय उसे विजिटर पास नहीं मिल पाया था, इसलिए वो संसद भवन के बाहर से ही रेकी करके लखनऊ लौट गया था। अब सूत्रों से यह पता चला है कि महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले अमोल शिंदे ने इसी महीने 1200 रुपए में ये स्मोक क्रैकर्स के 5 कैनिस्टर खरीदे थे, जो आपकी स्क्रीन पर है। और फिर इसके बाद ये सभी लोग एक एक करके 10 दिसंबर को दिल्ली के पास गुरुग्राम पहुंचे, जहां एक और आरोपी विकी शर्मा ने इनकी मदद की और उसी के घर पर ये ठहरे। इसके बाद 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पीए से मिले और इसी पीए ने उन्हें लोकसभा की कार्रवाई के 2 विजिटर्स पास दे दिए। और बाद में इंडिया गेट के पास फिर से इन 5 आरोपियों की एक मुलाकात हुई। यहीं पर लोकसभा के चेंबर में कूदने वाले मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा और संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने अपने अपने मोबाइल फोन ललित झा को सौंप दिए और फिर इसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये पूरी घटना, पूरी कहानी अब हमने आपके सामने रख दी है। अब ललित झा वही व्यक्ति है जिसे इस घटना में मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है और यह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, पेशे से खुद को टीचर बताता है और इसी ने संसद भवन में घुसपैठ करने के लिए 13 दिसंबर का दिन चुना था। पुलिस का कहना है कि जब अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की और स्मोक क्रैकर जलाकर नारे लगाए, तो ललित वहीं रहकर इस घटना का वीडियो बना रहा था, जिसे उसने बाद में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया और बाद में यह वीडियो बनाने के बाद वो वहां से फरार भी हो गया। और पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति का आखिरी बार फोन राजस्थान के नीमराना में चालू पाया गया था, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक यह नीमराना से भाग चुका था। फोन के जरिए पता चला कि यह नीमराना पहुंचा था। ललित झा ने फरार होने से पहले कोलकाता में अपने एक परिचित को संपर्क किया और उसे इस घटना का पूरा वीडियो भेज दिया और इस व्यक्ति के पास भी आज हमारी टीम पहुंच गई और उसने हमें क्या बताया, अब आप सुनिए। उन्होंने 3 मैसेजेस उनके साथ भेजा था उस वीडियो के साथ। उसमें लिखा था कि इस वीडियो का मीडिया कवरेज आप देखिए। उसके साथ लिखा था ये वीडियो आपके पास सेफ रखिएगा, जय हिंद। तो मैंने देखा एक वीडियो भेजा है, तो मैं जैसे कि बोला, मैं उनको पहले से कुछ महीने पहले से जानता था, क्योंकि मैंने एकदम पहले के 1-2 सेकंड देखा, उसमें बस यही देख पाया कि एक रास्ते के पास 2 प्रोटेस्टर्स कुछ स्मोक टॉर्च लेके कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा रास्ता है, कहीं का भी हो सकता है। मैंने डिटेल्स नहीं देखा क्योंकि मैं रास्ते में था, मैं डिटेल्स देखने के समय में नहीं था। तो मैंने बस वही पूछा कि ये कहाँ का है और वही पूछा कि ये वीडियो कहाँ से लिया गया है। मैंने उनके साथ मिला था एक मीटिंग में, अप्रैल के आसपास एक मीटिंग हुआ था कलकत्ता में, सेंट्रल एवेन्यू के पास इंडियन एसोसिएशन हॉल में। तो वहाँ पे वो ललित झा नाम के जो व्यक्ति है वो वहाँ पे वॉलंटियर के तौर पे थे और वो वहाँ पे हेल्प कर रहा था सारा कुछ। और पहचान बताया था उनका, अपना पहचान क्या बताया था? उन्होंने बोला था वो उनका नाम ललित झा है और वो एक सोशल वर्कर है, वो बहुत तरीके की एनजीओ के साथ जुड़े हैं, सोशल वर्क करना पसंद करते हैं, बस इतना ही बोला। उसके अलावा मतलब क्या करते हैं, कहाँ से है, उन्होंने बोला था वो कोलकाता से है, कलकत्ता में रहते हैं, पर कलकत्ता में कहाँ रहते हैं, कौन कौन है परिवार में, क्या है ईटीसी, क्या करते हैं, उम्र कितना है, कुछ भी उन्होंने कभी बोला नहीं।